दोस्तों, आज फिर हम लोगों के साथ राजीव रंजन सिंह जी हैं, जो करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के संपादक हैं और आर्थिक जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो संबंध है, हमारे देश के विकास की जो जो मौजूदा हालात हैं, उसके ऊपर नज़दीकी निगाह रखते हैं। उनकी उँगलियाँ हमेशा ही पॉलिटिकल इकोनॉमी की नब्ज़ पे रहती हैं। कल हम लोगों ने उनके साथ एक वीडियो बनाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज फिर हम एक समझ लीजिए कि आज की बातचीत कल के वीडियो की ही एक तरह से दूसरी किश्त है। क्योंकि आज खबर मिली कि चांदी के दाम जो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो चांदी के दाम अपेक्षाकृत कम हो गए हैं और इसका सीधा-सीधा रिश्ता ट्रंप की उस दावेदारी से है, जो कि उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर कर रखी है। तो राजीव जी से इस संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रंप ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना दबाव डाल रहे हैं, उससे पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था जो है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो संकट में पड़ गया है। ऐसा लगता है कि ट्रंप पूरे ग्लोबल ऑर्डर को तहस-नहस कर देंगे और उसके तहस-नहस कर देने से भारत के ऊपर जो असर पड़ेगा, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो राजीव, ज़रा आप नई परख के दर्शकों को ये बताइए कि बाकी और मुद्दों पे तो हम लोग आज चर्चा करेंगे ही, कि ये ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और क्यों इसे ट्रंप के पास नहीं जाना चाहिए? और ट्रंप के पास चला जाता है तो क्या होगा? और डेनमार्क के पास रह जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा इसके बारे में बताइए। जी। बहुत ही बढ़िया सवाल है सर आपका और धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। हुँ, देखिए ग्रीनलैंड जो है बेसिकली नाम उसका ग्रीनलैंड है बट वो हमेशा बर्फ में ढका रहता है हुँ, और वहाँ ग्रीनरी नाम की कोई चीज नहीं है, परंतु ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि ब्लेस्ड है। हुँ, वहाँ भरपूर है। प्राकृतिक गैस के काफी भंडार हैं, वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स का कहा जा रहा है कि काफी सारा भंडार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पर क्रूड तो बहुत है। आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। परंतु जब बात आती है रेयर अर्थ मेटल की और आपके प्राकृतिक गैस की और दूसरे अन्य अन्य जो खनिज पदार्थ है, तो वहां पर अमेरिका के पास में है बट उतना ज्यादा नहीं है। आपको मैं ये मोटा रेयर मोटी अर्थ मेटल क्या होता है? ज़रा बताइए दर्शकों को, रेयर अर्थ मेटल क्या है? आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है और सुना जाता जी, है कि चीन इस मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। देखिए रेयर अर्थ मेटल के नाम में रेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत रेयर है। हुँ, ये धरती के कोख में, धरती के गर्भ में भरा पड़ा हुआ है। हुँ। रेयर अर्थ मेटल्स यानी गैलियम, जर्मेनियम, इस टाइप के जो मेटल्स हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स में माना जाता है। स्कैंडिनियम है ना। तो इनका इस्तेमाल ये क्या है? जी, इनका इस्तेमाल क्या है? हाँ वही बता रहा हूं। व्हाई दे हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? यस, सो बेसिकली ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं ये डिफेंस से लेके तो सेमीकंडक्टर से लेके, मतलब जो एआई के जो टूल्स बन रहे हैं उससे लेके तो ईवी तक हर जगह यूज होता है। यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा यूसेज है। कार जो आप अपनी खोलते हो और बंद करते हो उसमें जो मैग्नेट लगता है, यहां तक कि वो भी रेयर अर्थ मैग्नेट से बनता है। तो यदि रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति नहीं होगी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी पूरी की पूरी ठप बैठ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि रेयर अर्थ मेटल है बहुत सारा इस धरती में, परंतु रेयर अर्थ मेटल को आप निकाल के डायरेक्टली यूज नहीं करते हो। उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी रिफाइनिंग होती है और 90% जो सप्लाई चेन है रिफाइनिंग का, प्रोसेसिंग का, रेयर अर्थ मेटल का, ये चाइना के पास में है। 70% के आसपास, 65 से 70% जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स चाइना के पास में है, या चाइनीज कंपनीज ने जो अफ्रीका के अंदर में माइंस खरीदे हैं वहां पे है। परंतु जब वो माइन निकाल के आप उसको बाहर लेके आते हो और जब प्रोसेस करते हो तो ये 90% वर्ल्ड की प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो है वो चाइना में है। अगर आप अफ्रीका से भी निकाल रहे हो तो आपको चाइना लेके जाना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए। तो चाइनीज लीडर्स ने बहुत दिमाग का उपयोग किया और एकदम सही स्ट्रैटेजी लगाई। अब आपका अगला सवाल होगा कि भाई यूरोप और अमेरिका ने क्यों नहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगाई? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग जो है इसमें बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब एक तरफ यूरोप और अमेरिका को अपने जल, जंगल, जमीन, वातावरण, वायु, पानी सब साफ चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो है उनको रेयर अर्थ मेटल्स भी चाहिए। तो भाई ये दोनों चीज तो नहीं हो सकती ना। आप मतलब एक बाहर में दो कश्ती में पैर रख के तो आप चल नहीं सकते हो। तो या तो आप अपने एनवायरमेंट को डैमेज करो या फिर आप प्रोसेसिंग के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो अभी तक ऐसा था कि
चाइना और अमेरिका के बीच में स्मूथ ट्रांजैक्शंस हो रहा था। चाइना जो है सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, डिफेंस की, यूएसए की कंपनीज के लिए रेयर अर्थ मेटल सप्लाई कर रहा था। एक मैं आपको बीच छोटा में सा इस रेयर तरह की खबर भी आई थी, बीच में इस तरह की खबर भी आई थी कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मेटल देना बंद कर दिया है या बंद कर देने की धमकी दी है। तो यहाँ पर जितनी भी बिजली की कारें, बिजली से चलने वाली कारें बनाने वाली कंपनियां थी, उनके पेट में पानी हो गया था कि पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि उनके दरवाजे ही नहीं बंद होंगे ना, आप कार चलाओगे कैसे? हाँ, मैग्नेट जो है वो तो चाहिए ना। आप कभी कार का दरवाजा बंद करो, आप देखो मैग्नेट्स लगे रहते हैं, और ये पूरे रेयर अर्थ मेटल्स के मैग्नेट है। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट बना नहीं सकते हो, बट वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया क्या, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना के लीडर्स को सैल्यूट मारना चाहिए कि उन्होंने दूर दृष्टि दिखाई, उनको विजन था, उनको मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा जब रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल 60 से 70% ही चाइना में होता है, पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज सारी की सारी वो उठा के अपने देश में लेके गए, चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि रेयर जैसा अर्थ मेटल एक बहुत ही प्रमुख चीज है जिसके कारण ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं। 17 से 18 मेटल्स रहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स में, जिसमें जैसे मैंने बताया जर्मेनियम है, गैलियम है, एंटीमनी करके एक है जो बहुत ही वाइटल, आप समझ लीजिए, रेयर अर्थ मेटल है। तो ग्रीनलैंड पे कब्जा जो है ट्रंप इसलिए करना चाहते हैं ताकि रेयर अर्थ मेटल मिले। अमेरिका में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे रेयर अर्थ मेटल मिलता है, उस जगह का नाम है माउंटेन पास, जो कैलिफोर्निया में है। और हंसी आती है मुझे बताते हुए कि 2005 से वहां सारी माइंस बंद है, ठीक है, माउंटेन पास में, और अभी जाके उन्होंने शुरू किया है। और एक जो माइन चल रही थी वो भी चाइना ऑपरेट कर रहा था, चाइना से जबरदस्ती खरीदा गया अभी उस माइन को। तो कहने का अर्थ है कि ये दूरदृष्टि विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चाइना के लीडर्स में थी। तो रेयर अर्थ मेटल एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वातावरण में आपको मालूम है ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, उसके कारण बर्फ पिघल रही है। ग्रीनलैंड की जो बर्फ पिघल रही है उसके कारण हो क्या रहा है कि नए नेविगेशन के रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो नए नेविगेशन के रूट है, इसके थ्रू आप यूरोप में बहुत इजीली पहुंच सकते हो। रशिया टू यूरोप जो है, आपको ऐसे पूरा लंबा घूम के जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आप पहुंच सकते हो। चाइना भी बहुत इजीली पहुंच सकता है। तो ये नेविगेशन रूट पे कंट्रोल करने का जो रशिया और चाइना प्रयास कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में 5 एयरपोर्ट्स बनाने के लिए प्रस्ताव चाइनीज गवर्नमेंट ने रखा था, जिसको बाइडेन गवर्नमेंट ने उस पर कुछ भी नहीं किया, परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने आते से वीटो किया। डेनमार्क को बोला, ग्रीनलैंड को बोला कि ये एयरपोर्ट कोई भी हाल में नहीं बनेंगे। तो चाइना जिस एग्रेसिवली ग्रीनलैंड में घुस रहा है, अमेरिका उसको काउंटर कर रहा है, और अमेरिका चाहता है कि ये जितने भी नेविगेशन रूट्स है इस पे उसका कंट्रोल रहे, साथ ही रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल रहे। ग्रीनलैंड पे यदि अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा तो ये पूरे अमेरिका यूरोप के ऊपर में नजर रख सकता है। अभी अटलांटिक महासागर जो है वो बीच में है यूरोप और अमेरिका की। तो यूरोप पे, खासतौर पे रशिया पे, यूरोप बोले तो यूरोप के बाकी सारी कंट्रीज तो नतमस्तक है अमेरिका के सामने, बट रशिया नहीं है, तो रशिया को भी इजिली कंट्रोल रख सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके अधीन रहे। जी सर। इसका मतलब यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो विश्व प्रभुत्व की प्रतियोगिता है, उसमें उसके केंद्र में उसमें ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा मोहरा है उसमें। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और देखिए, अमेरिका और चीन में जो कांटे की टक्कर चल रही है वो ऐसी है कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ गया है। ये भी बहुत ही मजेदार चीज है कि विश्व की दो महाशक्तियों ने दो डाइवर्जेंट रूट्स लिए, दो अलग अलग रास्ते पकड़े। क्या अलग रास्ते पकड़े? चाइना ने पूरी तरीके से अपना फोकस कंसंट्रेट किया है रिन्यूएबल्स के ऊपर में, ईवी के ऊपर में, वो सारी जगह जहां पे रेयर अर्थ मेटल्स का यूसेज होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि रेयर अर्थ मेटल्स के तो पूरे विश्व के भंडार हमारे पास ही है। वहीं अमेरिका ने इस कमजोरी को समझ लिया है, और अमेरिका को समझ में आ रहा है कि यदि हम अपने देश में ईवी और रिन्यूएबल्स को बढ़ने देंगे तो हमारी जो ताकत है, शक्ति है, क्या है? वो है क्रूड। प्राकृतिक संसाधन में एक ही चीज अमेरिका में भरपूर है, और वो है क्रूड यानी ऑयल। तो अमेरिका ने बोला कि ऐसी की तैसी रिन्यूएबल्स की तिलांजलि दी, और वो वापस से क्रूड में आ गए। ये बेसिकली जो है, ये अमेरिका का पर्पस ये है कि जिस भी चीज में हम सशक्त नहीं है, जिस भी चीज में हम चाइना या किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर में
डिपेंडेंट है, वो सारी चीज से हम हट जाएंगे, कट ऑफ कर लेंगे, और हम ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे विश्व हम पे डिपेंडेंट हो, दूसरे राष्ट्र हम पे डिपेंडेंट हो। तो अमेरिका ने फोकस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, क्योंकि एआई में जो चिप्स लगती हैं, वो चिप्स बनाने की टेक्निक जो है वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में है। एनवीडिया जो है वो फैब्रिकेशन का काम जो है वो करवाता है ताइवान में। टीएसएमसी जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है, जो ताइवान के स्टॉक मार्केट में आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, 52% वेटेज अकेले टीएसएमसी का है, इतनी बड़ी कंपनी है। इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो वेटेज रखती है उसका 10 या 11% है, शायद रिलायंस इंडस्ट्री या एचडीएफसी बैंक में से कोई एक बैंक है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अश्विनी वैष्णव ने एक वक्तव्य दिया है, आज के अखबारों में है। किसने? उन्होंने, अश्विनी वैष्णव ने एक वक्तव्य दिया है, उन्होंने दावा किया है कि भाई भारत को एआई के मामले में निचले स्तर का देश का जो देश की जो वो हुई है, रैंकिंग हुई है, ये रैंकिंग सही नहीं है। भारत एआई के मामले में टॉप रैंकिंग कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ? बोगस बंकम, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। एनवीडिया के जो चिप्स हैं, एआई डिपेंड करता है पूरा के पूरा चिप्स के ऊपर में। इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, बाबा आदम के जमाने के चिप्स बना रहे। अभी एनवीडिया, यहां तक कि चाइना के पास में भी चिप्स बनाने की जो है पुरानी टेक्नोलॉजी से नई नहीं है। चिप्स जो है, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जापान भी बनाता है, बनाते हैं बट पुराने हैं। देखिए क्या होता है, चिप्स मतलब क्या है कि एक ट्रांजिस्टर में आप कितने ज्यादा जो है ना सर्किट फिक्स कर सकते हैं सिलिकॉन बोर्ड के ऊपर में, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो चिप्स आ रहे हैं, सबसे जो एडवांस चिप है वो है ब्लैकवेल, BLACKWELL, जो एनवीडिया बना रहा है। और एनवीडिया उससे भी एडवांस चिप एक बना रहा है जो मार्च या अप्रैल में वो लॉन्च करने वाला है। ये चिप्स की जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया या जापान जो बनाते हैं, बच्चे उनके सामने कहीं दूर दूर तक नहीं रहते। इंडिया तो कुछ ना के बराबर बनाता है, कोई अर्थ ही नहीं है इंडिया की बात करने का, क्योंकि हमारे पास में ना तो टीएसएमसी जैसी वो फैब्रिकेशन की टेक्निक्स है। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि चिप्स के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसको लिथोग्राफी कहा जाता है। वो लिथोग्राफी मशीन पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम है ASML, जो हॉलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है। तो ये नीदरलैंड की कंपनी जो है वो लिथोग्राफी करती है, ताइवान में जाके चिप्स वहां से बनते हैं, वापिस आते हैं। तो इंडिया में ना तो चिप्स बनाने वाली कंपनियां, अमेरिका के अंदर में आपको मैं बताऊं, ना केवल एनवीडिया बना रहा है बल्कि AMD करके बहुत बड़ी कंपनी है वो बना रही है, इंटेल बनाता है चिप्स। तो चिप्स बनाने वाली बहुत सारी वहां पे कंपनीज है और उन सब में होड़ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई पे, लास्ट ईयर $850 बिलियन का किया था। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि 2027 तक बड़ी बड़ी जो अमेरिका की कंपनीज है ये $3 ट्रिलियन के आसपास में सिर्फ एआई चिप्स, एआई डाटा सेंटर बनाने में खर्च करेगी। इंडिया तो इंडिया का तो जीडीपी जो है वो इतना है जितना वहां की कुछ कंपनी जो है इन्वेस्ट करने वाली है अपने चिप्स और डाटा सेंटर इन सब में। तो अश्विनी वैष्णव के वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ इंडिया की गोदी मीडिया के लिए उस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो इस चीज का डाइसेक्शन नहीं कर सकता। चिप्स के अंदर में पावर जरूरी है, कंप्यूटिंग पावर, और वो कंप्यूटिंग पावर जो है अमेरिका का उसमें कोई तोड़ नहीं है। हुवाई चाइना की जो है वो कोशिश कर रही है पहुंचने के लिए, बट अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है। नेक्स्ट ईयर जो चिप्स आ रहे हैं एनवीडिया के, वो बताया जा रहा है कि ब्लैकवेल से भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो एक बात बताइए, अब चूंकि ट्रंप ने कह दिया है कि हम ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेंगे, और वो पश्चिम पे, यूरोप पे दबाव डाल रहा है कि वो उसे ग्रीनलैंड दे दें, है? अगर वो दूसरे तरीके से ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि तो ये तो बर्फ का एक टुकड़ा है और इसमें हम फौज भेजने की जरूरत नहीं है, बिना उसके ही कब्जा कर लेंगे। बात मोटे तौर पे सही भी कही जाती है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि केवल अगर 2 हेलीकॉप्टर अमेरिका भेज दे, अपने आर्म्ड हेलीकॉप्टर भेज दे, तो उसी से ग्रीनलैंड पे कब्जा करना काफी है, क्योंकि डेनमार्क के पास जो फौज है वो ना के बराबर है। तो बहुत थोड़े से सिपाही हैं डेनमार्क के पास, फौज नाम की चीज तो उनके पास है ही नहीं डेनमार्क के पास। वो कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन, सब वो सवेरे ब्रेकफास्ट, ब्रश करने से लेके ब्रेकफास्ट करने के बीच में जितना समय होता है, उतनी देर में अमेरिका का ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो जब अमेरिका ने कहा है कि हम कब्जा नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो उससे जो चांदी है, चांदी के दामों पर क्यों असर पड़ा? सर देखिए क्या है, अब ये बड़ा मजेदार सवाल है। ये
चांदी जो आज गिरा है ना, ये बड़ी गलत फहमी है कि चांदी आज 10% 12% गिरा है। जो चांदी गिरा है वो ईटीएफ गिरा है। ईटीएफ यानी पेपर चांदी, पेपर मनी। जो फिजिकल चांदी है जो निकलता है वो 2-2.5% ही गिरा, उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई है। एटलीस्ट दोपहर के 3:30 तक तो यही सिचुएशन थी। अभी रात में कुछ हो गया होगा तो मुझे पता नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि चांदी का जो ईटीएफ है, पेपर एसेट जो है, ये फिजिकल चांदी से वैसे भी 10-15% हायर रेट पे चल रहा था। तो आज जो गिरावट आई है वो गिरावट जो है बेसिकली एक पैरिटी आ गई, यानी पेपर चांदी जो है, ईटीएफ जो है, वो फिजिकल चांदी के बराबर आया। ये जो एनोमली थी, जो ये इसके अंदर में डिस्टेंस था जो बढ़ गया था, गैप, वो गैप कम हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, मैंने जैसे कल बताया था कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हुई है। जब कभी भी युद्ध जैसी समस्याएं बढ़ती हैं या राजनीतिक युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है, शब्दों के बाण चलते हैं, तब भी जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जाती है और उस टाइम में चांदी और सोने के दाम बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो यूरोप के तो 6 राष्ट्रों ने अपनी सेना भेज दी थी ग्रीनलैंड में, वो लोग वहां मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इससे ऐसा लगा कि भाई कहीं युद्ध की स्थिति तो ना उत्पन्न हो जाए। मैं आपको मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो टोटल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रही है, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डोमेन में केंद्र में क्या रहा है? केंद्र में रहा है कि किसी भी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है वो साथ में रहे, इनके मार्केट खुले रहे और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते आए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई आमने सामने पश्चिम यूरोप और अमेरिका आ गया है। और सबसे मजेदार बात यह है, जो सबसे गंभीर बात भी है, वो ये गंभीर बात है, और जो डावोस में भी मिल रहे हैं राजनीतिज्ञ, वो आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रही है। हंगरी में विक्टर ओरबान जो है वो 2010 से काबिज है, आपको पता है। उसके अलावा मारिया लीपेन जो है वो फ्रांस में, ऐसा लग रहा है कि अगला इलेक्शन जो 2027 में होने वाला है उसमें हो सकता है चुन के वो आ जाए। तो और जर्मनी में जो है अल्टरनेटिव AFD, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इस तरीके की एक पार्टी है जो फार राइट है, जिसका बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि वहां प्रभाव बढ़ रहा है। उसको भी माना जा रहा है कि जर्मनी के नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ऑस्ट्रिया में फ्रीडम पार्टी करके है, वो ऐसा लग रहा है कि काबिज होने वाला, इनफैक्ट काबिज क्या, वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुकी है। उसके अलावा आपका जो नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स में गर्ट विल्डर्स करके राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है और वो भी अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। तो राइट विंग पॉलिटिक्स का जो उदय हो रहा है वो बहुत ज्यादा बाकी के जो लिबरल लीडर्स हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कॉस्मोपॉलिटन नेचर का यूरोप में डेवलप करने की कोशिश की है, वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित है। चिंतित होने का कारण यह है कि अमेरिका जो कैपिटल और लिबरल मार्केट की आप कह लीजिए कि जननी माना जा रहा था, उस अमेरिका में भी फार राइट मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसने अपना कब्जा जमा लिया है। और ये फार राइट जो है ये अभी तक फ्रिंज पे थे, अब ये केंद्र में आ गए हैं। यहां तक कि ब्रदर्स ऑफ इटली जो जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी है वो भी फार राइट है और वो भी आज की डेट में सत्ता में काबिज है। तो विक्टर ओरबान हो गए, जॉर्जिया मेलोनी हो गई, गर्ट विल्डर्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जो पार्टी जीती है वो हो गई, ये सारे लोगों ने, इसके अलावा स्लोवाकिया हो गया, वहां पे भी बहुत तेजी से फार राइट जीत रही है। तो इन सब फार राइट के उदय ने जो है, और अमेरिका में खास तौर पे फार राइट के जो आप कह लीजिए कि प्रतिनिधि हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनका मागा सपोर्ट बेस, ये लोग जिस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसने सभी लीडर्स को जो है बहुत ज्यादा अंदर से भयभीत कर दिया है। बहुत ही ज्यादा ये लोग भयभीत हैं और ये भयभीत जो ये है वो हमको उभर के ग्रीनलैंड में भी कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड में अमेरिका फार राइट गवर्नमेंट जो है वो वर्सेस यूरोप की गवर्नमेंट जो लिबरल है, जिसने अभी तक कॉस्मोपॉलिटन नेचर बनाया है, जो फ्री ट्रेड फ्री मार्केट में बिलीव करती है। फार राइट मागा फ्री ट्रेड फ्री मार्केट में बिलीव नहीं करता, बिलीव करता कि अमेरिका का अभी तक यूरोप ने दोहन किया है, शोषण किया है, इसलिए टैरिफ लगाने का उन्होंने काम किया यूरोप की कंट्रीज पे। तो ये जो इनके बीच में प्रतिद्वंद हो रहा है, ये प्रतिद्वंद अभी उभर के सामने आ रहा है और ग्रीनलैंड उसका पहला सबूत है। टैरिफ पहला था, ग्रीनलैंड सेकंड है। आगे आने वाले दिनों में हमको बहुत ऐसे
छोटे छोटे द्वंद्व जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में, दो अलाइन जो कॉन्टिनेंट्स है उनके बीच में द्वंद्व होता हुआ नजर आ रहा है। लिबरल बताइए राजीव, एक बात बताइए, ये तो जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 11 साल से ज्यादा समय से भारत के ऊपर हुकूमत कर रही है, और पहली नजर में देखने में लगता है कि बड़ी मजबूती से इनके कदम जमे हुए हैं, तो ये भी एक देखा जाए तो फार राइट पार्टी है, धुर दक्षिणपंथी पार्टी है ये भी एक। और डोनाल्ड ट्रंप से निजी तौर पर इनके संबंध भी अच्छे ही हैं, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने काफी परेशान कर रखा है, तब तो इन लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, तो इसमें मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को तो काफी इससे खुशी होनी चाहिए, या इनमें बेचैनी है इसको लेकर? नहीं, देखिए, बेचैनी इसलिए क्योंकि आज अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, कल को चाइना ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है या लद्दाख हमारा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम समर्थन कर नहीं सकते हैं। अभी भय किस बात का है पूरे विश्व में कि जो तीन महाशक्तियां ये अपने मन की आप कर ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत ने ट्रंप के ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया, तो जब 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 चीन कहेगा कि हम अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करेंगे, लद्दाख पे कब्जा करेंगे, तो फिर भारत किस मुंह से उसका विरोध करेगा? एग्जैक्टली यही चीज है। देखिए, मजे की बात क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाटो के दो समूह आपस में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए 1970 का दशक, जब ग्रीस और तुर्की जो दोनों के दोनों नाटो के मेंबर स्टेट थे, दोनों के दोनों जो हैं वो आमने सामने आ गए थे कुछ द्वीपों को लेके जो तुर्की और ग्रीस के बीच में मिलते हैं। उस टाइम में ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, यहां तक कि डेनमार्क जिसके अधीन ग्रीनलैंड आता है, इन सब ने कहा था कि भैया हम जो है रशिया से या वॉर्सो पैक्ट में जो देश है वो यदि आपके ऊपर में आक्रमण करेगा तो हम बचाने के लिए एक होके आ सकते हैं, परंतु यदि नाटो के ही दो राष्ट्र ग्रीस और तुर्की लड़ रहे तो हम इसमें बीच बचाव करने नहीं आएंगे। और कई बार युद्ध हुआ ग्रीस और तुर्की के बीच में, ठीक है, और तुर्की ने जबरन जो है कब्जा भी किया कई द्वीपों के ऊपर में जो ग्रीस को बिलोंग करता था। तो कहने का अर्थ यह है कि जब नाटो के राष्ट्र अपने ही समूह के दो लोगों को बचाने नहीं आए, जिसमें अमेरिका भी आता है और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आते हैं, जर्मनी, जापान, तो फिर इंडिया और चाइना तो नाटो के पार्ट भी नहीं है। ये आपस में लड़ेंगे तो कौन बचाने आएगा और कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन देगा? आज की डेट में अभय जी जो इंपॉर्टेंट कहावत है वो है माइट इज राइट। शक्ति जो है वही सही है। अब शक्ति जो भी बोले, शक्ति जबरदस्ती कब्जा कर ले ग्रीनलैंड पे, शक्ति जो है वो वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर ले, उठा के उसको अमेरिका में ले आए, ताइवान के ऊपर में चाइना आक्रमण कर दे, रशिया यूक्रेन पे हमला कर दे। आई मीन माइट इज राइट, ये आज की डेट में जियोपॉलिटिकल का मेन स्लोगन है। तो भारत यदि अपने आप को सशक्त नहीं करेगा तो भारत की मदद करने कोई नहीं आएगा। और इसी चीज का मुझे सबसे ज्यादा भय है, डर है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में डिफेंस बजट मैं देख रहा हूं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना और लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाओं के ऊपर में पैसे व्यर्थ किए जा रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति में किसी तरीके से इंडिया पे हमला हो गया तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे? क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट $450 बिलियन का है, इंडिया का डिफेंस बजट $70 बिलियन का है, और ऐसी स्थिति में हम लाडली बहना लाडला भाव, फ्री राशन, ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जो किसी भी तरीके से देश को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ कैपिटल जो है वो नहीं है। जी अभय जी। नहीं, तो ये सब जो अब जैसे कि दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग हमेशा उत्सुकता से देखते थे कि वहां पे क्या नया होने वाला है। भारत के लोग भी जाते थे, भारत के अर्थमंत्री भी जाते थे और भी जाते थे, और ताकि वहां पे अपनी बात कह सकें, दूसरों की बात सुन सकें, और वहां बहुत सारी डील्स भी होती थी वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का जमाना आ रहा है और वो ने फ्री ट्रेड में विश्वास ही नहीं है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो फ्री ट्रेड की सबसे शीर्ष नुमाइंदगी करता था। तो जब फ्री ट्रेड में विश्वास ही नहीं है इन लोगों को, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने का फायदा क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपने सही बोला कि ये धीरे धीरे एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है, और इसका सबसे पहला उदाहरण मिला, मैं तो बिटवीन द लाइंस पढ़ रहा था, जब क्लॉस श्वेब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के
जनक कहे जाते हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, स्टॉक मार्केट का ब्रोकरेज फर्म है श्वाब करके अमेरिका में, वही इसके जनक है। इनके ऊपर में 2025 की शुरुआत में इल्जाम लगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, कि क्लॉस श्वेब ने अपने घर की कंपनी बना के रख ली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, जो बेसिकली एक एनजीओ नहीं, फाउंडेशन टाइप है, जो सबको बिलोंग करना चाहिए, बट उन्होंने अपने घर की दुकान बना ली है। और इस घर की दुकान से जो है वो सारे अपने खर्चे कराते हैं, उनकी बीवी घूमने जाती है, उनकी बीवी पेरिस में बहुत सारे कीमती आभूषण खरीदती है, गिफ्ट खरीदती है। तो जब ये अटैक होने लगा, तभी मेरे दिमाग में विचार कौंधा कि भाई सडनली 1974, या मैं एग्जैक्ट ईयर भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं है, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सालों से हो रहा है वो, ठीक है। तो ये सडनली, और शुरुआत से ही क्लॉस श्वेब के ही अधीन रहा है, वही सुपरवाइजर रहे, तो ये उनकी चरित्र के ऊपर में इतने ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं। एक इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप हुई, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर भी लगाया गया कि वो हटे, पर वो हटे नहीं, बाद में शायद उन्होंने रिजाइन किया मेरे ख्याल से। पर कहने का अर्थ है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मागा और फार राइट जो अमेरिका में आ गया था, इन्होंने आते से ही हमला किया, क्योंकि इनको ये फ्री ट्रेड वाले ऑर्गेनाइजेशन चलते ही नहीं है। तो ये आते से ही इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हमला किया। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब जो है सबसे बड़ा भय और डर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जितने भी बिजनेस लीडर्स या राजनेता पहुंचे हैं, उनको इसी बात का है कि 1945 के बाद से जो पिछले 70 साल में जो एक स्ट्रक्चर रचा गया था वर्ल्ड में 80 साल में, वो स्ट्रक्चर जो कॉस्मोपॉलिटन था, फ्री ट्रेड का था, वो कहीं ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। और खेद की बात है कि ये रशिया या चाइना जो है वो ध्वस्त नहीं कर रहा, बल्कि कैपिटलिज्म का फाउंटेन माने जाने वाला जो है फाउंटेन हेड अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो अब भय जो है बिजनेसमैन और राजनेताओं का यही है कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है अमेरिका इनके कब्जे में आ गया है, फार राइट के जो फ्रिंज एलिमेंट थे आज से 20 साल 15 साल पहले तक। तो यदि यूरोप भी आ गया तो वापस से उसी समय हम पहुंच जाएंगे जो 1860 से लेकर 1945 के बीच में चला था, जहां पे जम के एथनिक क्लिंजिंग हुई थी, जहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ध्वस्त हुआ था, किस तरीके से तुर्की एम्पायर जो है वो ध्वस्त हुआ था, किस तरीके से जर्मनी का एम्पायर जो है वो ध्वस्त हुआ था। तो ये एम्पायर जो ध्वस्त हुए थे और जो एथनिक क्लिंजिंग हुई, जो आपस में युद्ध हुए, मारकाट हुए, वो उस टाइम में भी बहुत कट्टर जो लोग थे उनकी सोच थी। और अब भय दिख रहा है कि उसी टाइप के अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग जो हैं वही उठ के आ रहे हैं सत्ता में, और ये किसी तरीके से ग्लोबल पीस को जो है इनस्टेबल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी जो है खराब हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप उसके प्रति। अब इस हालात को हम लोग जब देख रहे हैं, मैं मानता हूं भारत के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट सरबराह हैं, वो भी इस बात को देख रहे होंगे। मोटे तौर पे मोटी समझ ये है कि भारत में 5 कारपोरेट घराने सबसे बड़े हैं: अदानी, अंबानी, बिरला, सुनील भारती और टाटा। ये 5 बड़े घराने हैं। आप चाहें तो इनमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं, मैं मोटे तौर पे कह रहा हूं। तो ये जो 5 घराने हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, ये किस रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? नहीं, घटनाक्रम पूंजीवाद जो है भारत में, जो फ्री ट्रेड का भविष्य है, भारत में जो पूंजीवाद बाजार का भविष्य है, अर्थव्यवस्था का भविष्य है, तो इन 5 के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको जस्ट आंकड़ों द्वारा जरा एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्री ने 2 लाख करोड़ का टैक्स भरा, ठीक है, और भारत सरकार का टोटल टैक्स कलेक्शन जो था वो 24 लाख करोड़ के आसपास हुआ था, सब मिला मिलू के, ठीक है, डायरेक्ट और जीएसटी दोनों मिला के। तो लगभग 1/12 यानी 8%, 8.5% भारत सरकार का जो टैक्स कलेक्शन था वो सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से मिला था। और रिलायंस इंडस्ट्री जो है, ये आप ये कह लीजिए कि इसको एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा फायदा है। एक्सपोर्ट मतलब फ्री ट्रेड जब तक चलता रहेगा रिलायंस को बहुत फायदा है, क्योंकि रिलायंस रिफाइन करता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स जो है ये उठा के बाहर जो है एक्सपोर्ट करता है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में कई कंपनीज आती हैं। रिलायंस रिटेल है जो
ये सब सब्जी वब्जी आपने देखा है जगह जगह पे रिलायंस रिटेल के हम्म, आपको ये दिखेंगे, तो उनका 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। रिलायंस जियो जो हम देखते हैं उसका भी कुछ ऐसे 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास का है। परंतु जो इनका पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है, मतलब वर्टिकल जो है, वो आज भी मेन रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कमाऊ जो है वो वर्टिकल है, और उससे लगभग 60 से 65% जो है 6.5 लाख करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जो है सिर्फ वहीं से आता है। और इस 6.5 लाख करोड़ रेवेन्यू का भी मेजॉरिटी पार्ट जो है वो इंडिया से बाहर जो ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उसके द्वारा आता है रिफाइनरिंग में। और आप बोलोगे कि क्यों रिलायंस के इतने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड ओवर रिफाइनरी है। तो मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों, आपको ऐसी बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। वर्ल्ड ओवर जो रिफाइनरीज रहती हैं इनका मेजरमेंट एफिशिएंसी का होता है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी स्केल द्वारा। नेल्सन NELSON नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी स्केल जो है वो नापता है कि कोई भी रिफाइनरी कितनी एफिशिएंट है। और रिलायंस की जो रिफाइनरी है जामनगर में वो नेल्सन स्कोर में 13 या 14 करती है। जितना हायर स्कोर रहेगा उतनी बेटर रिफाइनरी है। तो हमने इंडिया ने रिफाइनरीज में बहुत पैसा खर्चा किया है। आईओसी की भी रिफाइनरीज बहुत अच्छी है, BPCL की भी बहुत अच्छी है। यही कारण है कि इंडिया में क्रूड वेनेजुएला से भी आ जाता है, कोलंबिया से भी आ जाता है, रशिया से भी आ जाता है, सऊदी स्वीट क्रूड भी हम ले लेते हैं, इराक बसरा हैवी क्रूड भी हम ले लेते हैं, और हर तरीके का क्रूड लेके हम रिफाइन कर लेते हैं। परंतु पाकिस्तान में भी रिफाइनरीज है, पर पाकिस्तान सऊदी लाइट के अलावा कोई और जो है वो क्रूड को रिफाइन ही नहीं कर पाता है, सऊदी लाइट ही कर पाता है, क्योंकि नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी में उसका स्कोर बहुत खराब है। उन्होंने अपनी रिफाइनरीज में पैसा नहीं खर्चा किया। तो कहने का अर्थ यह है कि रिलायंस जो है उसको बहुत मेजर फायदा यदि ट्रेड होता रहे। ऐसे टाटा आपने बताया, टाटा ने अनाप शनाप भारत के बाहर जो है अपना सब साम्राज्य फैला रखा है। तो यदि फ्री ट्रेड कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारे औद्योगिक घरानों में खलबली मचनी है। बिरला की बहुत बड़ी एल्युमिनियम की जो है माइनिंग कंपनी अमेरिका में, कनाडा में है, तो वो भी घबराएंगे। अदानी का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो आपने 5 नाम लिए उसमें 3 मैंने बता दिया। सुनील भारती मित्तल का नाइजीरिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट है। तो मोटा मोटी इतना ही, मतलब ये 5 में 3 जो है ये मेजर इन्वेस्टर है ओवरसीज मार्केट में। यदि फ्री ट्रेड पे किसी भी तरीके का आप बोल लीजिए कि बादल मंडराते हैं, काले बादल, तो इन कॉर्पोरेट्स को असर पड़ेगा। इन कॉर्पोरेट्स को असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत की जीडीपी पे भी उसका असर नजर आएगा। तो ये लोग भयभीत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी अभय जी। मतलब ये है कि दुनिया में जो धुर दक्षिणपंथी शक्तियों का जो उभार हो रहा है, जब तक भारत में केवल अकेले उभार था, हमारे पूंजीपतियों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब सारी दुनिया के पैमाने पर हो रहा है तो इनको लग रहा है कि ये कुल मिलाकर आखिर में अंतिम विश्लेषण में इनके धंधे को ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इनके अंदर खलबली मची हुई होगी, सोच रहे होंगे कि अब कैसे क्या किया जाए। इसका ये मतलब भी है कि एक ना एक ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत के अंदर जो धुर दक्षिणपंथी शक्तियों का उभार है, ये लोग इस उभार को भी कुछ नियंत्रित करने के बारे में, कुछ कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगे। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, बिहाइंड द सीन वही चीज हो रहा है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि देखिए भारत जो है वो अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमने अपना कोई आईटी सिस्टम बैक एंड डेवलप नहीं किया। गूगल आज चाहे तो पूरे देश को रुला दे। मैं और आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं यदि यूट्यूब जो है कल ही अपनी भारत में सर्विसेज खत्म कर दे तो। हम लोग सिर्फ इसी में खुश थे कि सुंदर पिचई जो है गूगल के सीईओ बन गए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो है वो कोई इंडियन बन गया, या IBM का सीईओ कोई इंडियन बन गया। अरे मूर्खों, वो तो अपना घर भर रहे हैं ना सीईओ बन के, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? अमेरिका ने इंडिया को एक लैब टेस्ट के रूप में यूज किया, और यहाँ के मूर्ख नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इनके बीच अंदर में दूरदर्शिता नहीं थी कि वो देख सके, समझ सके कि किस तरीके से चाइना अपना अल्टरनेटिव जो है हर चीज में सिस्टम डेवलप कर रहा है। और भारत इसी में खुश है कि कोई भारतीय जो आज से 20 साल पहले अमेरिका चला गया वो उस कंपनी का सीईओ बन गया। अरे उससे मेरे को और आपको क्या फायदा हो रहा है? इससे हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे देश में कोई अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। तो इंडिया के उद्योगपति जो है वो चाहते हैं, बहुत बड़े तबके वाले, कि इंडिया अमेरिका के साथ में हाथ मिला ले। बट वहीं एक दूसरा तबका है अदानी अंबानी का, जिनको रशिया और चाइना के साथ में रहने में ज्यादा फायदा है। टाटा भी उसी खेमे में आता है।
तो ये अब दो औद्योगिक घरानों समूहों के बीच में आप एक तरीके से कह लीजिए कि टकराव की स्थिति बन गई है। सॉफ्टवेयर वाले, न्यू टेक्नोलॉजी वाले जितने भी कंपनीज हैं या जो प्रोवाइड करती है अमेरिका को, वेस्टर्न यूरोप को सर्विसेज, वो सब दबी जबान बोल रहे कि हम इंडिया से अपना हेडक्वार्टर हटा लेंगे। क्या करेगा इन्फोसिस कल को अगर इंडिया में टैक्स नहीं बढ़ता है तो क्या आप कर लोगे? तो कहने का अर्थ वहीं दूसरे अदानी अंबानी चाहते कि भैया सस्ता क्रूड जो है वो आता रहे इंडिया के अंदर में, रशिया से, चाइना से सस्ता जो है वो मटेरियल आता रहे अदानी के पोर्ट पे, तो ये उनके लिए फायदेमंद है। तो अभी हो ये रहा है कि इंडिया के औद्योगिक घराने भी जो है वो दो अलग अलग खेमों में बढ़ गए हैं। मोदी जी क्योंकि अमेरिका के साथ में ठीक से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, और यही कारण है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको दिखे कि सत्ता में कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आए। जी, बहुत बहुत आपने जिस जगह खत्म किया है ये जिस जगह चर्चा आपने खत्म की है वो बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और अगली चर्चा हम लोग यहीं इसी जगह से शुरू करेंगे कि हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के बारे में इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति सोच सकते हैं या सोच रहे हैं, और उसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो परिवर्तन हैं उससे उनको दूरगामी दृष्टि से लगता है कि अगर उन्होंने इन परिवर्तनों का संज्ञान नहीं लिया और उसके आधार पर अपनी दीर्घकालीन रणनीतियों में तब्दीली नहीं की, तो फिर उनको जिस जिस ऊंचे पायदान पे वो हैं, ऊंचे पायदान पर बने रहने में उन्हें दिक्कत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, हम लोग फिर मिलेंगे।